इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो वाशिंगटन में तदरीस के शोबे से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं प्रोफेसर हसन अब्बास साहब, और उनकी पीएचडी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाक ईरान लिंक्स पर थी, और उनकी तनसीफ करदा किताबों में से एक किताब का टाइटल ही पाकिस्तान से एटॉमिक बॉम्ब है, जिसमें एक मुकम्मल मजमून पाक ईरान जौहरी ताल्लुकात पर है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर साहब ज़ाहिर है जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है उस पर तो मैं बात आपसे करूंगा, मगर आपकी इतनी रिसर्च है, आपका पीएचडी का थीसिस हो, आपकी किताब हो, तो एक सवाल जो जहन में आता है वो ये, जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी लिखा गया कि अमेरिका ने भी अपना बॉम्ब 3 से 4 साल में डेवलप कर लिया था, रशिया ने भी कर लिया था, पाकिस्तान इंडिया ने फिर बाद में कर लिया, नॉर्थ कोरिया ने कर लिया। ईरान इतने लंबे अरसे से अपना न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बना पाया? क्या इसलिए कि 2 दहाई पहले तकरीबन एक फतवा आ गया खामनाई साहब का, या वो बनाना ही नहीं चाहते थे, या कोई और वजह है क्यों नहीं बना पाया आज तक? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और जो आपने फतवे का जिक्र किया, तो जो सैयद अली खामेनेई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनका ये 2003 या 4 के करीब ये फतवा आया। लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में मुख्तसरन आपको दूंगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर पूरा प्रोजेक्ट बना, वो असल में शुरू में इसमें मदद अमेरिका की थी, और ये शाह के दौर में थी, और वो तस्वीर भी देखी जा सकती हैं जब अमेरिका के साइंसदान और अमेरिका की सपोर्ट मौजूद थी शाह के वक्त पे। उसके बाद ईरान ने अपना प्रोग्राम जारी और सारी रखा, लेकिन हमेशा उनका नुक्ता नज़र ये रहा कि हम ये एक टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी हो न्यूक्लियर सिविल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की एनर्जी के लिए। पाकिस्तान भी शुरू में ये कहता था, तो लिहाजा शुरू में तो ये सिलसिला रहा। एक फ़र्क सबसे अहम ये था पाकिस्तान के प्रोग्राम में, या पाकिस्तान ने क्यों जल्दी बना लिया मिसाल के तौर पर, और ईरान क्यों नहीं बना सका, क्योंकि ईरान ने NPT साइन कर दिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत अमेरिका में ईरान में हमेशा से साइंटिस्ट और जो यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स हैं एक रेलेवेंट बॉडी के, वो हमेशा से आते जाते रहे। इस वक्त भी उनके पास एक बहुत बड़ी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां रशिया के साइंटिस्ट मौजूद हैं, जो उस पर कभी उस पर हमला नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर हो रहा है। ये 3 जिन जगहों पे हमला हुआ, यहाँ पे भी मॉनिटरिंग हो रही थी। सवाल बिल्कुल आप सही उठाया कि इतना वक्त क्यों लग गया। इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि शुरू में ईरान को बड़ी सख्त मुश्किलात पेश आई, और उनके पास जब से रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से सैंक्शंस लग चुकी थी। वो पर्सोना नॉन ग्रेटा जैसे होता है वो ऐसे थे, तो उनको इंटरनेशनल जिस तरह पाकिस्तान के साइंसदान और बाकी लोगों ने यूरोप से चीज़ें हासिल की, बाकी जगहों से की, ईरान के ऊपर बहुत सख्त नज़र थी और बहुत सख्त सैंक्शंस थी। जब वो बनाने के करीब आए, इजरायली और अमरीकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, किताबों में मिलता है, इनका ख्याल था कि 2005 तक ईरान यकीनन बम बना लेगा, लेकिन उससे 2 साल पहले फतवा आ गया। और क्योंकि एक रिलीजियस गवर्नमेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वंस पॉलिटिकल ओपिनियन, उनकी एक रिलीजियस हुकूमत थी वहां पे, जो उनके सुप्रीम लीडर कह दें, उनके लिए एक मजहबी हुकूमत के लिए ये कहना कि वो फतवे के वो झूठ था या वो दगाबाजी कर रहे थे, ये उनके लिए बहुत ही हौलनाक सूरत हाल इख्तियार हो सकती थी। तो उन्होंने इस पर अमल किया। एक ईरान के नायब वजीर खारजा थे जो मेरे साथ फेलो रहे हार्वर्ड में इन्हीं सालों के दरमियान। उनका ये कहना था कि ईरान को शुरू में, और ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा, ज़ियाउल हक साहब ने सबसे पहले भेजा पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स को, और साथ ही ज़ियाउल हक साहब ने उन्हें कहा कि आप ईरान को ये पूरी बताएं कि हम आपकी मदद करेंगे बम बनाने में, लेकिन हमने करनी नहीं है मदद, लेकिन आपने उनको ये कह के आना। ये ऑन रिकॉर्ड थी चीज़ें। फिर AQ खान साहब को भेजा गया एक ज़माने में, अब्दुल कदीर खान को, और उस ज़माने में कहते हैं कि मुझे ये ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बड़े वो मशहूर शख्सियत हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हमें अब्दुल कदीर खान ने जो चीज़ें दी, उससे हमारे जो थोड़े से सेंट्रीफ्यूज चल रहे थे वो भी ख़राब हो गए, और उसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ थी, अब वो इंटेंशनल थी या अनइंटेंशनल थी। ये वजह थी कि ईरान ने बाद में UN को पाकिस्तान के खिलाफ मवाद भी दिया। जो AQ खान नेटवर्क, जो सारी बातें आई थी, एग्जेजरेटेड थी, हकीकत थी, जो भी था, उस वक्त उनका गिला ये था, आपको याद हो शायद, और ये हिस्ट्री के बारे में आखिरी बात, कि जनरल मुशर्रफ बड़े नाला थे ईरान थे, इसीलिए उन्होंने सिग्नल इंटेलिजेंस में अमेरिका की और वेस्टर्न ममालिक की मदद भी की 2001, 2, 3 में ईरान के खिलाफ, क्योंकि गुस्सा ये था कि ईरान ने UN को और IAEA को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, क्यों बताया है कि डॉक्टर AQ खान और हमारे उनसे रवाबित चलते रहते थे। ये था बैकग्राउंड। ईरान वाकई ही बम बनाने के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उनका ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का, बल्कि जो नेशनल असेसमेंट होती है यहाँ पे हर साल आती है, NIA उसको गालबन कहते हैं,
उसमें भी इंकशाफ था कि ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपना जो वेपनाइजेशन का काम है उसको रोक देंगे। तो कुछ जो है रुकावटें थी बहुत ज़्यादा, कुछ उनका पॉलिसी डिसीजन था। अब वो एक बात हमेशा चाहते थे, वो चाहते थे कि वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट रहें, कि अगर कभी न्यूक्लियर बम बनाना पड़ जाए तो वो चंद महीनों के अंदर बना लें। इसलिए वो, और फिर 2015 में जब उनकी फाइनल डील हुई JCPO जो प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में हुई, उसमें ईरान ने खुद अपना राइट गिव अप कर दिया न्यूक्लियर वेपन बनाने का, इन ऑलमोस्ट इन राइटिंग। मैं सिंप्लीफाई कह रहा हूं उसको। और उस वक्त ईरान ने कहा कि हम कांस्टेंट मॉनिटर करें और हम इतने % तक यूरेनियम एनरिच करेंगे। उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए और उन्होंने वो पूरा मुआहिदा खत्म कर दिया, तो ईरान ने तब 60% तक एनरिच किया। उनको तकरीबन 90% तक चाहिए। अब ये लोगों का ख्याल था, इजराइल का खासकर, कि वो बिल्कुल इसके करीब पहुंच चुके हैं। तो ये मैंने लंबा जवाब दिया, लेकिन मुख्तसरन ये कि उनका अपना फतवा इसमें हायल हुआ। उनकी शुरू में टेक्निकल कैपेबिलिटीज का इशू था, शायद सबोटाज भी हो। एक दफा पहले भी वो बहुत करीब पहुंच चुके थे, आपको याद होगा 5-6 बरस पहले। तो उनका सारा साइबर एक अटैक के जरिए उनकी सारी इक्विपमेंट जो है, या बहुत ज्यादा इक्विपमेंट डिसेबल कर दी गई। तो ये मुख्तसर सी तारीख है। उस वक्त भी बहुत सारी इनरिच्ड यूरेनियम थी जो उनकी ज़ाया हुई। अब भी जो सवाल उठ रहा है वो यही कि 60% जो इनरिच्ड है 400 किलोग्राम यूरेनियम, वो कहाँ है? क्या पहले से निकाल ली थी? ट्रम्प मानने को तैयार नहीं है। बट अब जबकि वो ये बात तस्लीम करता है ईरान का नुकसान हुआ है फुर्दो में, मगर उतना नहीं हुआ जितना कि अमेरिका की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करता है। तो NPT का सिग्नेटरी अभी भी है और फतवा अभी भी है, मगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन अगर मुअत्तल होता है तो ये किस डायरेक्शन की निशानदेही करता है? ये इस डायरेक्शन की निशानदेही करता है कि अब वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहेंगे, और उसकी दो आसार हैं। ये अमेरिका में जो लीडिंग स्कॉलर्स हैं उनका भी ये मौकफ है, जो क्रिटिकल भी है ईरान के, वो भी ये कहते हैं कि, और ये इजराइल के एक वजीर ने भी कहा कि शेर को जो है जख्मी छोड़ देना है सबसे खतरे की बात है उनकी नज़र से, ये उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन अब वो उनको इस हालत पे ले आए हैं क्योंकि वहाँ जो डिवीजन थी, वहाँ बाकायदा उनके IRCG में और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट में और जो क्लरिकल लीडरशिप है, यानी आयतुल्लाह हैं, उनके दरमियान ये सख्त इख्तलाफ था कि बम बनाएं कि ना बनाएं। ये भी एक बात साथ साथ चल रही थी। अब उन सब को फोर्स कर दिया गया है एक जगह के ऊपर कि उनको लग रहा है कि अगर बम होगा तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हम पे बार बार शायद हमले होते रहें। तो अब आसार, और NPT से बाहर निकलना, तो ये क्लियर साइन है कि वो कह रहे हैं कि अब हम पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, और अब वो कहेंगे नहीं शायद, या अनाउंस ना करें, या हो सकता है फतवा वो रोक लिया जाए। फतवा है, कोई डिवाइन ऑर्डर तो नहीं है, वो फतवा रिवर्स भी हो सकता है। ये अब समझा जा रहा है कि अब तो वो जरूर न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ जाएंगे। ये लोगों का कंसेंसस है ईरान पे जो एक्सपर्ट्स हैं। जो मगरबी मीडिया में डिबेट हो रही है वो ये कि इल्म मौजूद है अभी भी ईरान के पास, मगर उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगर मार दिए गए, और जो इन तनसीबात पर जो अटैक हुआ है उसमें आप क्या समझते हैं? क्योंकि ज़ाहिर अब IAEA की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चंद माह वो रिवर्स गए हों, कोई कह रहा है सालों रिवर्स चले गए हैं, अब सालों नहीं बना पाएंगे। क्या आप समझते हैं इस हवाले से? जी, मुझे ये लगता है कि देखिए, उन्होंने अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और उनको बहुत से सालों से पता था कि वो टारगेट पर हैं। वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर उन्होंने उनके नज़रिए से एक ऑल्टरनेट अपना प्रोग्राम ना बनाया हो, एक रैशनैलिटी लॉजिक के बेस पे मैं कह रहा हूँ। जब उनको पता था और वो ये कहते थे बार बार कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड को ट्रस्ट नहीं करते, तो शायद उन्होंने को अपना पैरेलल अलग से प्रोग्राम बनाया हो। दूसरी बात ये, अभी परवेज हुदबॉय साहब का बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था, उनके जो ब्लैक होल उनका एक इंस्टीट्यूशन है उसमें, और वो कह रहे थे कि वो एज ए साइंटिस्ट वो जब ईरान गए थे तो वो देखते थे कि ईरान के साइंटिस्ट बहुत ही वेल ट्रेंड हैं और बहुत लार्ज उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। लोग कहते हैं कि 1 ट्रिलियन या इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो शायद टॉप के स्कॉलर्स साइंटिस्ट उनके टारगेट हो गए हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके हैं, जिस पे अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना है, तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त उनकी कैपेबिलिटी है कि वो बना सकते हैं। इससे कता नज़र कि जो उनके करंट जो 3 जगह जहाँ अटैक हुई हैं, क्या वो मुकम्मल तबाह हुई हैं? अमेरिका का ख्याल है कि वो मुकम्मल तबाह हो गई हैं, और शायद ईरान भी इसलिए कह रहा हो, फर्ज करें नहीं हुई तो ईरान को तो यही सूट करता है कि इसको कहें कि हाँ तबाह हो गई हैं, ताकि हम पे दोबारा हमला ना हो जाए। तो ये एक अजीब खेल है और एक अजीब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। लेकिन क्रक्स मेरा ये है कि अगर ईरान ने फैसला किया, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि IRCG और उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है
वहां पे भी है बहुत स्ट्रांग, वो अब बड़ा प्रेशराइज कर रहे होंगे आयतुल्लाह खामेनाई को कि नहीं जनाब आप फतवा रिवर्स करें, ये मेरी स्पेकुलेशन है, और वो कहते होंगे कि आप बनाएं, लिहाजा ज्यादा चांसेस के। मतलब ज़ाहिर है जो हमारे वहाँ पे रिपोर्टर से जब हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ से, वो भी ये कह रहे हैं कि अवाम अब इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें, अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो शायद ये हमले ना हो रहे होते। बट इससे वे फॉरवर्ड में एक डील का अब कितना इम्कान रह गया है? ज़रा ट्रंप तो सक्सेस क्लेम करना चाहते हैं हर बात की, वो इसकी भी क्लेम कर रहे हैं कि भाई बहुत ही बुरी जंग होने वाली थी, 12 दिन में मैंने ख़त्म करा दी, और फिर वो डील की भी बात करते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे हटते हैं। कोई चांस है वॉशिंगटन में, मूड आपको नज़र आ रहा है कि एक डील हो जाए ईरान और अमेरिका की? जी, ये बिल्कुल दो वजह से ये चांस नजर आता है। एक तो ये कि अमेरिका की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमेशा निशानदेही करती है कि क्या कुछ जंग के आसार बन रहे हैं या नहीं। तो पिछले चंद दिनों से यहाँ की स्टॉक मार्केट और जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं और जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के जो फाइनेंशियल साइड पे भी बहुत से स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स होते हैं जो सिक्योरिटी पे जिनका हर वक्त काम ये होता है, बहुत अमेरिका का बहुत लार्ज स्केल ग्लोबल एक फुटप्रिंट है। उनकी बात से तो ये लग रहा है, और अमेरिका ने यकीनन इजराइल को सख्ती से रोका होगा कि अब ये सीज फायर है इसमें आप इसको वायलेट नहीं करेंगे। तो कुछ किसी ना किसी तरह की डील तो होने के चांस अब बहुत ज्यादा हैं, और बातचीत चल रही है बैकडोर। और अमेरिका का सिर्फ एक प्रिंसिपल फैसला है, कतई नजर उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कि हमने और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ पूरी खड़ी हुई है यूरोप कि ईरान को हमने बम नहीं बनाने देना। तो अगर ये ईरान ने साबित कर दिया, कन्विंस कर दिया, और तो फिर चांसेस हैं कि शायद उनके जो कुछ रुके हुए पैसे हैं वो भी वापस मिल जाएं और नॉर्मलाइजेशन की तरफ रिलेशनशिप जाना शुरू हो जाए। बिकॉज ईरान को भी ये बहुत सख्त धचका लगा है। ईरान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तेहरान पे इस तरह से अटैक होगा, और हमेशा से ख्याल था कि शायद स्ट्राइक्स हो जाए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, लेकिन जिस तरह की स्ट्राइक्स हुई, और ईरान ने भी उनको सरप्राइज किया इजराइल को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पीस डील के चांसेस हैं अगर फेस सेविंग मिल गई ईरान को, तो क्योंकि ईरान अब इस तरह के मौके पर खड़ा है, एक रिलीजियस वाला एस्पेक्ट भी आ गया, एक डिफाइंस भी आ गई, एक उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन है। आप उनके रीजन में किसी और मुल्क से उनको मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अभी सेंट्रल एशिया से आ रहा हूँ, जिस मुल्क में जाएं आप सेंट्रल एशिया के, वहां पे जबान फारसी बोली जाती है, वहां का कल्चर, वहां का आर्ट, पाकिस्तान को खुद देख लें, आप किसी को फारसी बोलते हुए देखते हैं, पुराना ऐसे ही सिलसिला था। तो किसी के पढ़े लिखे होने की निशानदेही ये होती थी हमारे बुजुर्गों में कि वो कितनी फारसी जानते हैं, क्या फारसी बोल सकते हैं। तो ईरान की जो सिविलाइजेशनल डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। लिहाजा वो चाहेंगे कि अब पीस हो जाए, और वो दोबारा इस जंगो जदल में जाना मेरा ख्याल है ऑप्ट नहीं करेंगे। लिहाजा पीस के चांसेस मुझे, अगर उनको लेकिन फेस सेविंग मिलनी जरूरी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के चाहेंगे कि उनको फेस सेविंग दें। उन्होंने 2-3 दफा कहा, जिस दिन पीस डील हुई थी उन्होंने कहा गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की इजराइल भी रिस्पेक्ट करता है। उनके बहुत से जुमले ऐसे भी हैं जिससे मुझे तासर मिलता है कि अगर वो ये एविडेंस दे दें कि हम बम नहीं बनाएंगे, तो एक इकोनॉमिक पीस डील की सूरत में आप चीजें देखेंगे। और अरब ममालिक भी, वो शायद वैसे नहीं है कि आज से 10 साल पहले थे कि वो खुश हो रहे हो कि हाँ ईरान पे हमला हो गया। मुझे लगता है कि अब वो अरब ममालिक भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इजराइल एक ऐसी नई सुपर पावर बन जाएगा कि वो उनके लिए भी मसला बनेगा। तो वो भी चाहेंगे कि एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ बात जाए और एक पीस डील हो, मेरा ये ख्याल है।